गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलने वाली बॉन्डिंग को। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स की बॉन्डिंग समझाने के लिए जो वर्नर थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। उसने बताया कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है, किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी स्टेट उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। बट जो वर्नर था वो कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं समझा सका। वो उसकी जो थ्योरी थी वो फेल होती है कहाँ पर? देखो, तीन मेन रीज़न थे वर्नर की थ्योरी फेल होने के। पहला रीज़न तो था कि वर्नर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्यों पर्टिकुलर एलिमेंट्स ही हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और थर्ड था कि जो उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, उसकी डायरेक्टिव नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर सका वर्नर, कि किस तरह से एक ही डायरेक्शन में बॉन्डिंग होती है उनकी, कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो एटम्स, जो एटम के ऑर्बिटल हैं वो मिलेंगे और फिर बॉन्डिंग होगी। इस चीज़ को वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो कुछ मॉडर्न थ्योरीज आई, जिसमें से दो थ्योरीज हैं जो कि हमारे सिलेबस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है। उन दोनों की स्टडी करेंगे हम, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलने वाली बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनका कलर, नेचर, ये सब हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ी थी, हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था इस चीज़ को। ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स हैं उनका हाइब्रिडाइज्ड होना ज़रूरी होता है। फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं पर्टिकुलर डिफरेंट एटम्स के, वो आपस में ओवरलैप होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो चार्ट में किस तरह से एटम्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है, पहले पर्टिकुलर एक ही एटम में, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दो डिफरेंट एटम के आपस में ओवरलैप होते हैं और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में बनने वाले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एक्सप्लेन करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान में रखना है हमें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट मीन्स कि हम हाइब्रिडाइजेशन से होकर गुजरेंगे। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल या लिगेंड के ऑर्बिटल है उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर उसके बाद हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, यानी ओवरलैपिंग होगी, आपस में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे और बॉन्डिंग का उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझते हैं एक्चुअल में हम कि है क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो, VBT, इससे शॉर्ट में हम VBT कहते हैं, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT हम कहेंगे इसको। तो VBT एक्सप्लेन द बॉन्डिंग, ओके, क्या एक्सप्लेन करती है? बॉन्डिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले आपको बॉन्डिंग बताएगी, हाइब्रिडाइजेशन बताएगी और उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्री बताएगी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। चार प्रॉपर्टीज़ यानी चार कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलते हैं अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टडी करते हैं। तो कि इस पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो आप बता सकते हो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, ठीक है, बॉन्डिंग किस तरह से हुई है इसमें, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये चारों चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो थ्रू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू VBT, बॉन्डिंग अराइजेस, बॉन्डिंग कब अराइज होती है? व्हेन अ फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल overlap with a lone pair of electron, ठीक है, ओवरलैप विद वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। ये कह रहा है कि जो हमारी VBT है वो बताती है कि बॉन्डिंग कब अराइज होती है? जब कोई भी लिगेंड ऑर्बिटल फिल्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, लिगेंड का ऑर्बिटल है, ओके, लिगेंड आपने पढ़े हैं क्या होते हैं? लोन पेयर डोनेट करने वाले पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उस लिगेंड का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है फिल्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ओवरलैप होगा किसके साथ? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, यानी मेटल आयन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए उसको ओवरलैपिंग के लिए, फिर उसके बाद बॉन्डिंग होगी। यहाँ आप समझ सकते हो, देखो कैसे, ये मेटल है, मेटल के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड की तरफ। लिगेंड को हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स को, ठीक है। फिर इस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनके बीच में इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इस मेटल एटम, मेटल आयन की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है उन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है।
तो पहली कंडीशन क्या हो गई, मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन, यानी मेटल पहले हाइब्रिडाइजेशन करके अपनी सरफेस अवेलेबल कराएगा और फिर उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि वीबीटी के लिए हमारी पहली कंडीशन मेटल के एटम्स का हाइब्रिडाइज्ड होना है, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि उन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो हमें कुछ आइडिया तो समझ में आता है कि वीबीटी में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, टोटल 4 और 5 पोस्टुलेट्स हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं हम, तो हमारी वीबीटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे आप फिल्ड विद ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स, जिससे हम आसानी से समझेंगे कि किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगी फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ देखो टोटल 4 पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है कि सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, बॉन्डिंग के लिए सेंट्रल मेटल आयन ही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सबसे पहले अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराता है फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। समझ में आती है चीज़? आपको ये भी पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक मेटल के लिए फिक्स है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर करना है। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे सिलेबस में, वही दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सबसे पहले तो जो मेटल आयन है वो क्या प्रोवाइड कराएगा, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर चाहे वो एस के हों, पी के हों या डी के हों, एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद metal ion under the influence of ligand can use its n-1d ns-np or ns-np and d orbitals for hybridization। ओके, अब देखो कि लिगेंड जब आता है, ठीक है, लिगेंड आएगा, अप्रोच करेगा मेटल आयन की तरफ, तो मेटल आयन जो है वो क्या कर सकता है, मेटल आयन यूज़ करेगा अपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स, दो तरह के सेट यूज़ करेगा वो अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए, n-1d, ठीक है, ns-np। अगर आउटर शेल आपका 4th है तो 4p हो गया। ठीक है, ये 4s हो जाएगा और n-1d यानी 3d यूज़ कर सकता है। पहले वो n-1d में से बॉन्डिंग होगी, उसके बाद ns फिर np के साथ। या फिर अगर n-1d इनर शेल का d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो फिर देखो वो ns आउटर शेल का ns, आउटर शेल का np और आउटर शेल का ही d अवेलेबल कराएगा। ठीक है, जैसे मान लो 3d, 3p और 3s। समझ में आती है चीज़? अवेलेबल कराएगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग के अंदर वाला n-1d अवेलेबल करा रहा है वो बॉन्डिंग के लिए, या आउटर शेल वाला nd अवेलेबल करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी कॉम्प्लेक्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है कि इनर स्पिन और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं वहाँ से। अगर इनर शेल के d ऑर्बिटल्स यूज़ कर रहा है तो इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर शेल का d ऑर्बिटल अगर उसने यूज़ किया अपना हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेटल आयन है तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर उसके बाद दिस हाइब्रिडाइजेशन गिव द सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिलेंगे आपको, इक्वल एनर्जी वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री, जिनकी ज्योमेट्री क्या होगी, डेफिनेट होगी। कैसे होगी, देखो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा तो आप कहोगे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। dsp2 देखा आपने हाइब्रिडाइजेशन तो आप स्क्वायर प्लेनर कहोगे। sp3d देखा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहोगे, या फिर sp3d2 या d2sp3। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल होगा कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री। ठीक है, ये वही चीज़ है, sp3d2 और d2sp3 इनर अंदर वाले लिए हैं या आउटर वाले डी लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट है, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन एनी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के पास आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लिगेंड ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, फिर आपने देखा कि कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। तो आप कह दोगे कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि कॉम्प्लेक्स
डज नॉट हैव एनी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लोन पेयर डोनेट हुए, कोई अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, सारे पेयर्ड है, तो आप कह दोगे कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है नेचर में, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, बॉन्डिंग के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ गई। फिर उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिगेंड है जिन्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह रहे हैं, बट वीबीटी कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, कोई वीक क्यों होता है, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक साइनाइड Cn- है, कार्बोनाइल है, CO, अमोनिया, इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहा। और देखा गया कि इन लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, द अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फोर्स टू पेयर अप ओके अगेंस्ट द हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखो कि क्या होता है कि कुछ लिगेंड देखे गए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर दी, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। उसके बाद देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स थे जिनकी प्रेजेंस में क्या होता था कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो फोर्स किया जाता था, उसको पेयर कर दिया जाता था। ये लिगेंड उसको पेयर कर देते थे मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, तो और किसके अपोजिट जाता है फिर ये हंट्स का रूल जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, उसके अपोजिट जाती है ना पेयरिंग। क्या कहता है, हंट्स रूल के पहले सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, जबकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। सबसे पहले तो क्या होगा कि मेटल जो है वो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर उसके बाद जो लिगेंड आएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से इनर शेल के डी ऑर्बिटल या आउटर शेल के डी ऑर्बिटल होंगे, वो सारी चीज़ हमने देखी। उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिफाइन होगी। फिर उसके बाद आपने देखा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिर वीबीटी में ये देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स थे जो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करा रहे थे, फोर्सफुली उनको पेयर करा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब कैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आप इन्हें नोट डाउन करो। फिर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से एक्चुअल में वीबीटी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हें नोट डाउन करो आप पोस्टुलेट्स को। सो स्टूडेंट्स, वीबीटी के पोस्टुलेट देखने के बाद हम देखेंगे कि वीबीटी एक्चुअल में अप्लाई कैसे की जाती है किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो वीबीटी को अप्लाई करने के लिए शॉर्ट ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा कि आपको पहचानना होगा कि एक्चुअल में सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कौन सा है। ठीक है, हम पहचान ही सकते हैं। क्यों पहचानना है? क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। सबसे पहले पहचानो कि आप आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन। फिर उसके बाद काम करोगे डिटरमाइन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करोगे। कैसे डिटरमाइन करते हैं हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम। ठीक है, आयोनाइज करके देखोगे आप। ठीक है, कि कितना पार्ट आयोनाइज हो रहा है, कितना अनआयोनाइज्ड है। जो पार्ट आयोनाइज हुआ उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होगी। फिर उसके बाद राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेटल आयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होगी। आपने देख लिया +2 है, +3 है, +4 है, उसके अकॉर्डिंग उस मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। फिर उसके बाद नाउ डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नंबर देखोगे कि हाँ इतने लिगेंड, इट मीन्स के इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए नंबर ऑफ लिगेंड के इक्वल ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे। ठीक है, जैसे कि मान लो 6 लिगेंड है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए से 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। ठीक है, 6 ऑर्बिटल के केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी हम जानते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखो अगर 4 लिगेंड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी है sp3 या dsp2 हो सकता है। कैसे होगा वो हम समझेंगे। 6 लिगेंड है तो d2sp3 या sp3d2 हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल शेप वहाँ पर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 5th पॉइंट हम क्या देखेंगे। नाउ वेकेंट एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि मेटल में एप्रोप्रिएट नंबर, ठीक है, कि इतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं तो यानी इतना हाइब्रिडाइजेशन होगा लिगेंड के अकॉर्डिंग, आपने डिसाइड कर लिया। अब आप वेकेंट में उतने ही डी ऑर्बिटल्स या एस या पी ऑर्बिटल्स खाली करवाओगे, एम्प्टी करवाओगे। नाउ वेकेंट एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स टू हैव एन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उतने ऑर्बिटल्स आप एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आप देखोगे कितने खाली ऑर्बिटल हैं अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद नेम द हाइब्रिडाइजेशन, पहचानोगे हाइब्रिडाइजेशन को। फिर 7th और लास्ट पॉइंट है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड। फिर उसके बाद लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स है हमारा
कोबाल्ट हेक्सामीन कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसका भी इन्फ्लुएंस यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। कोबाल्ट +3 चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर, और हम जानते हैं कि अमीन जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल चार्ज है वो इस कोबाल्ट की वजह से है, ठीक है। तो CO+3 स्टेट में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब आप कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 3d7 4s2 आता है, और CO+3 का लिखोगे तो 3d6 4s0 हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ओके। अब देखो इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को हम शो करेंगे इस तरह से, 3d 4s एंड 4p। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको पता है ना, इनर शेल के 3d, आउटर शेल का 4s 4p, या फिर आउटर शेल का ही 3d, आउटर शेल का 4s, आउटर शेल का 4p यूज़ कर सकता है हमारा मेटल आयन, ठीक है। समझ में आती है चीज़। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं हमें, 4 अनपेयर है, 1 पेयर्ड है, ओके। बाकी 4s भी एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी है, ओके। अब हम देखो कि यहाँ पर जो अमीन है 6 अमीन्स है, ठीक है। अमीन्स के अकॉर्डिंग ही आप इसका जो भी लिगेंड है उसके अकॉर्डिंग आप इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करोगे, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या तो D2sp3 या sp3d2 होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं कि या तो ये D2sp3 करेगा या sp3d2 करेगा, ठीक है। या तो ये इनर शेल के और d ऑर्बिटल लेता है तो D2sp3, और अगर इनर शेल में फील्ड है तो आउटर शेल के लेता है तो sp3d2 होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम इस चीज़ को इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, लिगेंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखा इन्होंने, ये नहीं एक्सप्लेन कर सके कि क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, क्या वीक लिगेंड होते हैं, बट इसने देखा कि VBD के अकॉर्डिंग देखा गया कि जो अमीन के प्रेजेंस में क्या होता है कि फोर्सफुली पेयरिंग हो जाती है इन ऑर्बिटल्स की, तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इन्हें पेयर कर देगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपने इन्फ्लुएंस की वजह से। तो ये जो चारों पेयर अनपेयर्ड है ये पेयर्ड हो जाएंगे इस तरह से, ओके। अब इसके पास इनर शेल का ही डी ऑर्बिटल आपको खाली मिल गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमने डिसाइड कर लिया था कि 6 लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग D2sp3 या sp3d2 होगा, तो हमने देखा कि D2sp3 है, ओके। फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, तो इस तरह हमने हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लिया D2sp3, ओके। और देखा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ठीक है, ये लोन पेयर, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसमें लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा तो बॉन्डिंग हो जाएगी, ये सब फुल फिल्ड हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना चीज़। ये इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे मेटल आयन के हैं, ओके। हमने देखा कि मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ओके। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ऑब्वियसली अगर D2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ठीक है। वो चीज़ भी हमने देखी थी कि ऑक्टाहेड्रल किस केस में होता है, D2sp3 और sp3d2 के केस में होता है, जब 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। ये चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। ये जो 7 पॉइंट्स हैं आप इन्हें एक बार देख लो, फिर मैं आपको बता दूंगी कि इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखो कि इसने अपने इनर शेल के d ऑर्बिटल्स यूज़ किए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मेटल आयन है, तो ये इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ आप बता रहे हो VBD के अकॉर्डिंग, इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ आप बता रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हो, ज्योमेट्री बता रहे हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहे हो, एक स्पिन प्रॉपर्टी भी हम डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो एक चीज़ आपको और लिखनी होती है यहाँ पर, मेटल आयन इज यूजिंग इट्स इनर शेल d orbitals, inner shell d orbital for hybridization, so it will be a inner spin कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। 4 तरह की प्रॉपर्टी हमने बताई VBD के बेस पर, ठीक है। ज्योमेट्री हमने बताई, हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने बताई और स्पिन प्रॉपर्टी हमने बताई, ठीक है। इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स से अगर आउटर शेल के लेता तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स होता। यही चीज़ हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, हमें दे दिया जाता है इस तरह से VBD के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो उसकी प्रॉपर्टीज़, कॉम्प्लेक्स दे देंगे आपको, इस तरह से एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। अब VBD देखो यहाँ पर हमें एक जगह फेल होती हुई मिलती है कि VBD ये नहीं बता पा रही कि ये लिगेंड का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, कैसे कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड
इसकी पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, ये चीज़ हमें कौन एक्सप्लेन करके देगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। आप इसे नोट डाउन करो, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। सो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जहाँ पर हम VBT को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर COF6-3 कोबाल्ट का ही एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जहाँ लीगेंड फ्लोरीन है, 6 लीगेंड है यहाँ पर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है? -3 है। इसके लिए देखो इन्होंने कहा कि ये एक पैरामैग्नेटिक है, VBT के अकॉर्डिंग ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो आप इसकी ज्योमेट्री बताओ। ठीक, उन्होंने पहले ही बता दिया कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, वो नहीं बता सकते थे कि क्यों किसी लीगेंड के इन्फ्लुएंस में VBT जो फेल थी यहाँ पर, कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रही थी कि कौन से लीगेंड तो पेयरिंग करवाएंगे, कौन से नहीं करवाएंगे। कुछ लीगेंड के इन्फ्लुएंस में देखा पेयरिंग हो रही है, कुछ के इन्फ्लुएंस में नहीं हो रहा। तो VBT के अकॉर्डिंग डायरेक्ट उनकी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से ही कॉम्प्लेक्स को शो किया जाने लगा। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया और कहा कि पैरामैग्नेटिक है। अब आप इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करो, तो आप कैसे करोगे? वही चीज़ है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे कोबाल्ट की, कैसे देखोगे? आपको पता है फ्लोराइड -1 चार्ज कैरी करता है, 6 है तो -6 हो जाएगा। टोटल इक्वल्स टू द -3 चार्ज। देन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई, +3 में कोबाल्ट 3d6 होता है। हम यहाँ पर शो करेंगे 3d6 को। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कह दिया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये फ्लोराइड आयन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता, तो सारे ये जो 4 अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं आपको, ये पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ हम ये चीज़ समझते हैं कि जो फ्लोराइड लीगेंड है इसके इन्फ्लुएंस में इसका जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग है वो नहीं होगी, फोर्सफुली पेयरिंग नहीं करवा सकेगा ये फ्लोराइड आयन मेटल आयन। ये फ्लोराइड का जो आयन है मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं करवा सकेगा, अनपेयर्ड ही रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है हमें कि फ्लोराइड जो है वो कैसा है? कैसा लीगेंड है? वीक लीगेंड है, यानी वो पेयरिंग नहीं करवा सका। उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पर तो यही चीज़ हमें पता चल रही है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। समझ में आती है चीज़। जब ये पेयरिंग नहीं करवा सकता तो अंदर के जो डी ऑर्बिटल है इनर शेल के, वो एम्प्टी ही नहीं है। ठीक है, तो मेटल आयन अपने आउटर शेल के डी ऑर्बिटल्स यूज करेगा। समझ में आ रही है चीज़? आउटर शेल के डी ऑर्बिटल कैसे यूज करेगा? 4d, 3d था ना, तो आउटर शेल के 4d ऑर्बिटल्स यूज करेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़? ये 4d ऑर्बिटल्स यूज करेगा। समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन लीगेंड के नंबर के अकॉर्डिंग 6 है तो D2sp3 या sp3d2 होगा। D2sp3 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि इनर शेल का D अवेलेबल नहीं है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। समझ में आ रही है ये चीज़? sp3d2। ठीक है, 6 लीगेंड इसको लेने हैं तो ये s, ये 3p और ये 2d ले लेगा अपने। समझ में आ गई ये चीज़? sp3d2 हो गया। ठीक है, ये हम कैसे पहुँचे? इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बता दी, उसके अकॉर्डिंग हम इनके हाइब्रिडाइजेशन तक पहुँच गए। ठीक है, अगर डायमैग्नेटिक होता तो D2sp3 हो जाता। फिर अब इसने अपने आउटर शेल के डी ऑर्बिटल्स यूज़ किए तो इसकी स्पिन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये चीज़ हमने बता दी। हाइब्रिडाइजेशन यानी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन से ऑब्वियसली ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है, ये ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, वहाँ हम लीगेंड के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में लीगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इन्होंने एक कोबाल्ट का ही एक कॉम्प्लेक्स दिया। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन यहाँ पर लीगेंड की फॉर्म में है और डायमैग्नेटिक बता रहे हैं, VBT के अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो आप इसकी और प्रॉपर्टीज़ कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे। ठीक है, आपको पता है ये बाइडेंटेड लीगेंड है, -2 चार्ज होता है ऑक्सीलेट पर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +3, वही 3d6 ओके, आपने देखा 3d6 इस तरह से है। अब यहाँ से ही हम देखते हैं कि ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डायमैग्नेटिक कब होगा? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके हमारे मेटल आयन के जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड होंगे, तो इसको हम पेयरिंग करवाएंगे। तो एक चीज़ पता चलती है हमें यहाँ से कि ये जो लीगेंड है ये पेयरिंग करवा सकता है, ऑक्सिलेट लीगेंड, यानी ऑक्सिलेट लीगेंड भी कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो ये पैर अप करा देगा और पेयरिंग के बाद इस तरह का हमें देखने को मिलेगा 3d ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसके इनर शेल के ऑर्बिटल फ्री मिल गए इसको, इनर शेल के डी ऑर्बिटल, क्योंकि पेयरिंग हो गई। पेयरिंग किसके इन्फ्लुएंस में हुई? ऑक्सिलेट लीगेंड के इन्फ्लुएंस में। समझ में आ रही है चीज़? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हाँ ये डायमैग्नेटिक था, प्रूफ हो गया। उसके बाद D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, 6 लीगेंड हो जाएंगे,
लिगेंड तो 3 है बट बाइडेंटेड है, तो ऑब्वियसली 6 साइड्स चाहिए उसको, 6 ऑर्बिटल खाली मिल गए हमें। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया। इनर शेल के कॉम्प्लेक्स लिए तो आप कह सकते हो कि ये इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही है चीज़? ज्योमेट्री ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होगी। ओके, तो इस तरह से हम ज्योमेट्री एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता रहा है हमें VBT, हमें ज्योमेट्री बता रहा है, हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है, बट ये हमें क्या नहीं बता पा रहा, ये लिगेंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि कौन से लिगेंड पेयरिंग करा देते हैं, कौन से पेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो वही चीज़ हम आगे समझेंगे। तो अब जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है इस VBT की लिमिटेशंस। ठीक है, कि कहाँ कहाँ VBT फेल होता है, कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे हम VBT हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप अपने NCERT के कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आप देखना एक बार, उनसे आप इनकी VBT डिस्कस करना। कॉम्प्लेक्स दिए हुए होंगे, उनसे आप उनकी VBT डिस्कस करोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस VBT के बाउंडेशन देख लेते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, अगर बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बाउंडेशन की, तो देखो सबसे पहले बाउंडेशन तो यही मिलती है कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सका किस किस के बीच में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच में, कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन पैरिंग कराएगा, कौन वीक है जो पैरिंग नहीं कराएगा। उसके अलावा अगर इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बताई तो उसका क्वांटिटेटिव डाटा नहीं दिया, कि मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बता सका। ये सिर्फ इतना बता सका है VBT कि कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका पैरामैग्नेटिज्म कितना है ये एक्सप्लेन नहीं कर सका VBT। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं VBT की लिमिटेशन। सबसे पहले तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपको कलर की कोई नॉलेज ही नहीं मिलती यहाँ से कि किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन का कलर कैसा होगा। ठीक है, जबकि कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सेकेंड, दैट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, नहीं बता सका कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। और थर्ड, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मैग्नेटिक डेटा जो आपको मिला पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला, उसका क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं बता सका। क्वांटिटेटिवली उनका पैरामैग्नेटिज्म कितना होगा, डायमैग्नेटिज्म तो ऑब्वियसली 0 होगा, पैरामैग्नेटिज्म कितना होगा। जैसे कि हम डी ब्लॉक के केस में ना, जो हमारा इनर स्पिन वाला जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, जिसे स्पिन हम निकालते थे, ठीक है, √n × n+2 वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, जहाँ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ करके पैरामैग्नेटिज्म डिसाइड करते थे, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, उसे नहीं बता सका कि पैरामैग्नेटिज्म एक्चुअल में क्वांटिटेटिवली कितना होगा। तो ये लिमिटेशंस थी VBT की। ठीक है, इन्हीं लिमिटेशंस को कवर करते हुए जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी, जो बॉन्डिंग को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग को और जो VBT में जो कमियां थी उन्हें कवर करेगी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप VBT आपकी क्लियर हुई होगी। ठीक है, VBT का जो मेन बेस है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमें ध्यान में रखना है। हाइब्रिडाइजेशन ही है जो डिसाइड करता है मॉलिक्यूल की या कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हमें वहीं से पता चलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि VBT हमें कैसे अप्लाई करनी है। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिससे हमें VBT को अप्लाई करना सीखा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है, आप NCERT के एग्जाम्पल करो और अच्छे से समझो कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह के जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये VBT की लिमिटेशंस नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।